बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं बराह रास्त 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ 24 मई 2022। और आज का दिन 2005 से मनाया जाता है बैनुल अक़वामी लेवल पर भाइयों के हवाले से। तो इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मुबारक हो और तमाम भाइयों को अल्लाह ताला सबके सलामत रखे, इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत अच्छे हों। तो सुबहनामा का आगाज अगर करते हैं तो कल जब शाहजेब और मैं हमने जब प्रोग्राम का लैंड करते तो होता ना कि पता नहीं क्या सिचुएशन पैदा होने वाली है। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, क्या सिचुएशन, मतलब बहुत लगा था गर्मा गर्मी होने वाली, लेकिन इस हद तक पहुंच जाएगी कल रातों रात में ये अंदाजा। अभी हम खबर देख रहे हैं कंटेनर्स पहुंच रहे हैं पहुंच गए ना पर। तो इस तरीके से खैर बहुत सारी खबरें आ रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। और तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च से पहले हम देख रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन है वो भी सामने आया है, जो पकड़ धकड़ है वो भी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में हमने ये देखी है, चाहे इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, सियालकोट हो, गुजरांवाला हो या फिर जो दीगर शहर है वहां पर छापे मारे जा रहे हैं। और इन छापों में हमने देखा कि जो पीटीआई कायदीन और मुतहरिक कारकुन है उनके घर में रात गए ये इस तरीके से छापे मारे गए। और ये भी कहा जा रहा है तकरीबन 150 मुख्तलिफ शहरों से जो कारकुन है पीटीआई के 150 से जायद हैं ये जिनको गिरफ्तार किया गया है मजमूई तौर पर। और मुख्तलिफ कारकुनान जो है वो भी इसमें शामिल है। एग्जैक्टली हमाद असर साहब के घर पर पीटीआई के इजलास की इतला पर पुलिस 2 बार पहुंची लेकिन रहनुमाओं में से किसी को गिरफ्तार ना कर सकी। शहबाज गिल ने उस्मान दार साहब के हवाले से बोला कि उस्मान दार साहब के घर पे आप क्यों गए हैं, वो तो मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरह की चीजें 10 से ज्यादा कारकुनान जो हैं वो एहलकारों को उनके वो हाथ चढ़ गए। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल के घरों पर भी छापे मारे गए। मजमूई तौर पर पुलिस ने पीटीआई के तकरीबन 150 से ज्यादा कारकुनान जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं। और अगर आगे वाली बात करें 25 मई के हवाले से, बिल्कुल 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाजत मांगनी जरूरी थी जो कि मांग ली गई है पीटीआई की जानिब से। वहां पर धरना दिया जाना है जो कि जिसका ऐलान कर दिया गया है बकाया तौर पर। और लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हम देख रहे हैं कि वजारत दाखिला जो है वो भी मुशावरत कर रही है। प्लान ए भी तैयार किया गया है, प्लान बी भी तैयार किया गया है कि इन तमाम कारकुनान से कैसे निमटना है और कैसे निपटा जाए। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, फौज और रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। ये फैसला किया गया है बकाया तौर पर। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रेड जोन में माया कंटेनर्स लगाए जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाहौर की साइड पे लग रहे हैं, ऐसे वहां पर भी रेड जोन में वहां पे भी लगाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, उसको ऑब्वियसली बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हो रही हैं अभी। साथ साथ लाहौर से निकलने वाली पीटीआई कारकुनान को पकड़ने के लिए शहर के खारजी रास्तों पर पुलिस की जो है नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि शाहजेब ने इस तरह बताया कंटेनर्स आ रहे हैं, इस तरह पुलिस की नफरी को भी जो है इस वक्त बढ़ा दिया गया है। वहां पर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। अपनी इस वक्त हमें पुरअमन एहतजाज करने की जरूरत है। इस तरह करके हम अपने मुल्क का जो इकोनॉमी जो है वो जाया कर रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ था। सिंध में 144 भी बिल्कुल सिंध भर से भी खबर आ रही है। सिंध में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जो तमाम जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी इज्तिमात भी नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है जैसा कि दफा 144 में होती है। और ये कहा गया है तकरीबन ये 20 दिन तक जारी रहेगी। ये सिंध से खबर आ रही है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा पाकिस्तान का मईशत का, जिसकी हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो एक उम्मीद है वो इस वक्त IMF से है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी मुज़ाकरात हैं वो आज होने जा रहे हैं। साथ में भी देख रहे हैं कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि पेट्रोलियम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ाई जाएंगी तो फिर किस किस्म की शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात होंगे IMF के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। IMF को मनाने की कोशिश भी करेंगे, यही कहा है उन्होंने कि हम IMF को मनाएंगे, IMF के साथ 2 रोज में मुआहिदा कर लेंगे। मजीद बोले इमरान खान हुकूमत ने जानबूझकर जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं उनके बकौल, और पेट्रोलियम कीमतों में 150 रुपए तक का इजाफे का मुआहिदा किया। अब ये मुफ्ती साहब ने कल कहा और आगे कहा कि इमरान खान मुल्क की तरक्की के दुश्मन है, हमेशा जाती मफाद को तरजीह दी। लेकिन IMF को मनाना इतना आसान है वैसे? शाहजेब इज गोइंग टू बी अ चैलेंज बट ही इज टेकिंग इट ऑन एंड ही इज बीइंग वेरी फर्म अबाउट इट और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि मैं मनाकर ही आऊंगा। नया धरना
फरागोगी को बचाने के लिए है। ये भी साथ में इफ्तार इस्माइल ने कल अपनी जो बड़ी उन्होंने धुआंधार किस्म की उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मान बुज़ार ने जो है सीमेंट फैक्ट्री के 16 लाइसेंस बेचे, ये भी उन्होंने साथ में इल्जाम लगाया। खैर महंगाई की बात करें शाजिब तो जरा डॉलर के बारे में भी हमें बता दें। डॉलर नीचे तो नहीं आता, तो खबरें तमाम होती डॉलर के ऊपर जाने की। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डॉलर की उड़ान ना थमी और वो ना थम रही है, और हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर ₹1.36 मजीद महंगा हो गया है और अब जो कीमत है नई वो ₹200.50 हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹200 से ऊपर फरोख्त हो रहा है इस वक्त। तो नई हुकूमत आने के बाद से डॉलर ₹18 अब तक महंगा हो चुका है और अभी भी मुसलसल हम देख रहे हैं हर एक दिन बाद जो है वो ₹1.36 ₹1.24 जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे कर्ज में भी इजाफा होता जाएगा। कर्ज में भी इजाफा होता जाएगा। IMF की आप बताएं सूरत हाल वहां पर है, यहाँ पर डॉलर बढ़ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ये जो अगले 2 रोज है ना, इसके बाद जरा हमें कुछ और पता चलेगा हमारे इकोनॉमिकल साइड पर कि हम क्या स्टेबिलिटी देखते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, यस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, बिकॉज अभी आप देखें स्टेट बैंक ने जो है वो नई मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया है शाजिब। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में 150 पॉइंट्स का इजाफा किया गया। बिल्कुल 150 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है और ये कहा गया है कि अब इसके बाद शरह सूद 13.75% मुकर्रर की गई है, जबकि ये इजाफा आइंदा 1.5 माह के लिए किया गया है। और फैसला मौजूदा जो हम देख रहे हैं मुआशी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए किया गया है, क्योंकि उसको मद्देनजर रखते हुए ही ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं इस वक्त मुल्क में। खास तौर पर जब हम करंट अकाउंट खसारे की बात करते हैं, अभी माया में ये बात कर रहे थे कि कुछ अर्से पहले की बात है करंट अकाउंट खसारा बहुत कम था, लेकिन अब 13.779 अरब डॉलर हो चुका है करंट अकाउंट खसारा। खैर साथ में कुछ खेलों के मैदान का भी रुख करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शुभनामा इस वक्त जारी है और टॉप स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हॉकी एशिया कप के इब्तदाई मैच पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ यानी कि भारत के साथ जो मैच खेला वो शानदार खेल इसमें पेश किया, एक एक गोल से ये मैच बराबर रहा। जबरदस्त जी, क्या बात है, मुबारक हो बहुत। और कौमी टीम अगला मैच आज मेजबान मुल्क इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगी। और साथ साथ अगर हम अगली खबर सुबनामा की आज की आखिरी खबर है तो ख्वाब पूरे करने की लगन हो तो कामयाबी ऑब्वियसली आपके कदम चूमती है। और इसमें कोई शक नहीं कि सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी ने थाईलैंड में मिडिल वेट एशियन बॉक्सिंग का टाइटल अपने नाम कर लिया। भाई क्या बात है। वैसे सिंध पुलिस से ताल्लुक भी है और साथ साथ ये ऐसे टाइटल भी जीत रहे हैं, तो हमारी तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद। और ये कहा जा रहा है कि शहीर ने फाइनल में थाई बॉक्सर जो थे उनको शिकस्त दी, जिसके बाद उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। तो कंग्रेचुलेशन शहीर। खैर सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबनामा हो चुका है और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे पहले सेगमेंट से, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बना हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल बातें पहले हम कर लें। हम ये देख लें कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी मुआशी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, कंटेनर्स कहाँ लग रहे हैं, छापे कहाँ पड़ रहे हैं, जो धरना दिए जाना है वो उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं, उसकी इजाजत मांग ली गई है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानब से भी कुछ हिकमत अमली तैयार की गई है और प्लान ए भी तैयार हो रहे हैं, प्लान बी भी तैयार हो रहे हैं। अब रात की जो सूरत हाल अगर हम देख रहे हैं, सिर्फ रात की सूरत हाल नहीं शाजिब, एक आम आदमी के तौर पर जो थोड़ा बहुत शऊर रखता है, मेरा तो चले बिल्कुल 0.4% होगा, लेकिन मैं समझती हूँ अगर कोई भी इंसान जो शऊर रखता है वो ये देखता है कि अखलाकियात का जनाजा निकल रहा होता है हर जगह से हर बात पर। हमें सब कुछ करना चाहिए, हमें अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को भी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने पॉलिटिकल राइट्स को भी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और हर एक को हक हासिल है अपनी पसंद जाहिर करने का, अपना ख्याल जाहिर करने का। लेकिन उसमें हम वो लकीर, ये लाइन या जो एक हद और एक मार्जिन होता है ना, वो क्रॉस क्यों कर जाते हैं? क्या हम अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते? क्या तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ओहदे पे क्यों है? ओहदे पे हैं बिकॉज वो पढ़े लिखे हैं। अगर उनको अल्लाह ने कोई मकाम दिया है या पब्लिक ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है तो फिर वाई इज दिस हैपनिंग? ये बिल्कुल आपकी बात वैलिड है। और खैर साथ में हम ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से हुकूमत है, वफाकी काबीना का इजलास है वो भी हुआ है, और तरीके इंसाफ की लॉन्ग मार्च है, उस हवाले से उसमें जो बातचीत है उस पर गौर किया गया है। क्या होगा? बिल्कुल मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया है, लेकिन जो पूरी सूरत हाल है इस पर बात करनी है और हमें कुछ जानना भी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद प्रोग्राम में रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करेंगे क्योंकि हमने ये सबसे पहले खबर दी है कि जिस तरीके से PTI के कारकुनान और जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, 150 के करीब बताए जा रहे हैं अब तक कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, जिस तरह से कि पहले हमने कहा कि हर पार्टी का जो है वो पुरअमन एहतजाज करना जो है वो मतलब उसका बुनियादी हक है, बिल्कुल, और वो उनको करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपने देखा कि जिस तरह से कि साबका रवायात है खान साहब की, जिस तरह से इन्होंने मुल्क में लॉकडाउन किए, जिस तरह से इन्होंने असेंबली के जंगले तोड़े, जिस तरह से कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब भी ये धरने और लॉकडाउन की बातें करते हैं, तो पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपने देखा है कि हमने 3 साल जद्दोजहद की है और उस जद्दोजहद के नतीजा में कभी कोई गमला नहीं तोड़ा, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं गई, कभी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं गई जिससे कि अवाम को दुश्वारी या परेशानी हो। तो खान साहब के और इनके हवारियों के बयानात, शेख रशीद साहब ने जो जलाओ गिराओ के बयानात दिए, जो खान साहब खुद देते हैं, इनके बाकी चंद ऐसे शर पसंद लोग जो कि पार्टी जो कि इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये तो कहते हैं कि हमारे लाखों के लोग आएंगे। तो इसका मतलब है कि 150 का फिगर तो ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 150 बंदा, अगर कोई शरारत पसंद है, उनको अगर कोई इंतजामिया के बंदा नोटिस लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को रोका जा रहा है। ये आए, एहतजाज करें। हाँ, बेशुमार लंबी फहरिस्त है हमारे कारकुनान की, इसके बावजूद कि जब हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, हमारे लोगों को 16 एमपीओ में जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए। हालांकि हमने तो कहीं धरना नहीं दिया 3 साल में, लेकिन ये मुकदमात और ये चीजें फेस की। हम इन्हें कहते हैं ये आए, पुरअमन एहतजाज करें, किसी एक जगह पर जलसा करें और घर चले जाएं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन की बातें करेंगे, अगर ये धरनों की बातें करेंगे, अगर ये इंतशार और फसाद की बातें करेंगे, अगर ये कानून को हाथ में लेंगे, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर फिर कानून हरकत में आएगा और कोई कार्रवाई करेगा। अलीगौर साहब, वो तो कानून की बात तो ठीक है, आपकी जाहिर मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, लेकिन गिरफ्तारियां तो अभी से कारकुनान, ठीक है अगर कोई बहुत बड़े नाम नहीं, लेकिन कारकुनान तो पीटीआई के गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर वो किस तरीके से जो है वो एहतजाज की तरफ आगे बढ़ सकेंगे? आप समझते हैं कि उनके लिए ये इस तरह, उन्होंने अभी श्रीनगर हाईवे पे भी इजाजत मांगी थी, तो आपको लगता है ये रुकावट की बाइस नहीं बनेगा या मजीद रुकावटें अभी नजर आ रही हैं आपको? मुझे ये बताएं कि श्रीनगर रोड पर अगर ये धरना देंगे, हाँ पार्टियों ने जलसे जरूर किया। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3-4 दिन आकर पड़ाव डाला था, लेकिन आपको पता है जो इंतजामिया ने उनको ग्राउंड खाली दिया था उसी जगह पर वो रहे और उन्होंने रोड्स ब्लॉक नहीं की, ट्रैफिक चलती रही थी। बाकी पार्टीज भी यहाँ ट्रैफिक चलती रही थी। किसी ने एक दिन का किसी जगह पर मतलब है कि वो जलसा कर लिया, बड़े से बड़ा मजमा कर लें, अवाम इकट्ठी कर लें, लेकिन ये तो इंतशार की बातें करते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि वो अगर पूरे ये लाखों हजारों कारकुनों की बात करते हैं, 150 तो जाहिर है फिर एजेंसीज के पास लिस्टें होती हैं कि जो कि बहुत ही शरपसंद लोग हों, तो उनको तो मतलब है कि जाहिर है अब मुल्क इस चीज का मुतम्मल तो नहीं हो सकता कि इसमें दोबारा से फिर वही आग लगाई जाए जो खान साहब की रवायत है। आपने देखा कि साबका दौर में जब एक मजहबी तंजीम ने एहतजाज किया तो इनकी इंतजामिया ने सीधी गोलियां मारी उनको, और आपको पता है कि उनके कई कारकुनान शहीद हुए और जख्मी भी हुए। तो ये तो मतलब है कि बिल्कुल फाशिस्ट मेंटेलिटी के लोग हैं जो कि लोगों की जानों की इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं है। और आपको पता है साहब अभी तो खदशा था कि शरपसंदी के चांसेस हैं, उस खदशे की बुनियाद पर भी गिरफ्तारियां और छापे मारना शुरू कर दिए गए। अभी तो धरना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई। लेकिन अब इसके बाद खौफ जो है वो सही हो गया ना साहब। बिल्कुल, इसका मतलब है कि तो पहले से उनको बता दिया गया कि जी हम इस तरीके से क्रैकडाउन करेंगे। अभी तो धरना उनका शुरू नहीं हुआ था। दूसरी जानब आप ये कह रहे हैं कि उनको खुलेआम इजाजत दी जाएगी, उनका राइट है एहतजाज करने का, तो फिर तो दोनों बातों में जो है वो तजाद है। नहीं, कतई तौर पर तजाद नहीं है। मुझे ये बताएं कि एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक शहर में हजारों लोग होते हैं। अब फैसलाबाद है, आपको पता है यहाँ पर 10 एमएनए की सीटें, मुझे बताएं मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इधर से? मतलब है कि एक एमएनए जब इलेक्ट होता है तो वो लोग 1.5 लाख से ऊपर उसका वोट होता है, हजारों कारकुन होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो कहां पर मतलब है कि इनके लोगों को पकड़ा गया। और आप रिकॉर्ड निकलवाएं, ऑन रिकॉर्ड हम मीडिया पर बता सकते हैं कि हमारे सैकड़ों लोगों को पाबंद सलासल किया गया, 16 एमपीओ में उनको अंदर बंद किया गया। मुझे आज भी याद है कि मेरी तहसील से एक बेचारा था बंदा, वो अपनी एक कैंसर ज़दा वालदा के दवाई लेने जा रहा था और उसको इन्होंने मतलब है कि जेल में बंद कर दिया था और 10 दिन के बाद हमने उसकी जमानत करवाई थी। इस तरह की सैकड़ों मिसालें। लेकिन
आप देखेंगे कि इनके पुरअमन एहतजाज को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि मुल्क इन शरारती लोगों के स्पुर्द कर दें कि एक दफा से फिर से ये पूरे मुल्क में आग लगा दें। ये वही लोग हैं कि जिनकी वजह से चाइना का जो प्रेसिडेंट का विजिट था वो 1 साल लेट हो गया था, और असेंबली के इर्द गिर्द और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द कब्रें खोदी गई थी। इस शलवारें और कपड़े लटकाए गए थे जंगलों के ऊपर, पीटीवी के ऊपर हमला किया गया था। साहब, हम थोड़ी सी नून लीग की हिकमत अमली में समझना चाह रहे हैं। पहले असेंबलियां तहलील करने की बातें हो रही थी, जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया उसके बाद हमने देखा कि अब नून लीग जो है वो मुद्दत पूरी करने की बातें कर रही है, और ख्वाजा आसिफ की बातें भी यकीनी तौर पर आपको मालूम होंगी। इस वक्त नून लीग की हिकमत अमली अब क्या है, क्या करने जा रही है? मुद्दत पूरी करेगी या क्या प्लानिंग है आप लोगों की आगे की? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि 2 किस्म की तजावीज जो थी वो डे 1 से, मतलब है कि जो मुत्तहिदा पहले हमारी ऑपोजिशन थी, अब मुत्तहिदा हुकूमत है, तो 2 किस्म की तजावीज चल रही थी बिलखसूस नून लीग में। एक ये थी कि हम खुद, हमारे कायद और बाकी पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप की ये राय थी कि हम लोग तो खुद इलेक्शन में जाना चाहते थे, और पाकिस्तान के मसाइल का असल हल इसी में हम समझते हैं कि जाहिर है कि जो गवर्नमेंट जो है वो पूरी अपना मैंडेट अवाम से लेकर आए और अक्सरियत के साथ आए, तो उसके लिए ज्यादा ईजी है। जिस तरह से इन्होंने मुल्क में करप्शन के जरिए मुल्क की मईशत को तबाह किया है, बर्बाद किया है, और महंगाई है जो थमने का नाम नहीं लेती, और चीजें मुआशी तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, जो 4 साल के अंदर इन्होंने इस मुल्क की हर तरह से तबाही की, मईशत की, और करप्शन के जरिए पाकिस्तान को लूटा। तो उसमें हमारी बिल्कुल ये राय थी, लेकिन अब मुशावरत के बाद ये फैसला, चूंकि इन्होंने तो आकर फौरन धमकियां लगाना शुरू कर दी, और इन्होंने कहा कि ये तो जनाब हम एहतजाज करेंगे, तो लेकिन इसके नजदीक ये चैलेंज भी था। इमरान खान ललकारते थे कि इनसे मुल्क नहीं चलेगा, लिहाजा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने इनका चैलेंज कबूल किया है, और हमने इनका चैलेंज कबूल करते हुए जो है ये मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है, ताकि ये जो बात, और इंशाअल्लाह ताला इस मुद्दत में भी हम पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आए। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब माया को दी छोटे से वक्त की इजाजत। देखते हैं कि मुल्क के लिए क्या कौन किरदार अदा करता है, लेकिन जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। पॉलिटिकल सिनेरियो आप सब लोगों के सामने है। हर पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर, उसकी निगाहें न्यूज चैनल्स पर जमी हुई हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए क्या खबर लेकर आता है और क्या फ्यूचर लेकर आता है। बिल्कुल इसी मामले पर बात करने के लिए हमें पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शाह साहब, पकड़ धकड़ चल रही है, कंटेनर्स लग रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं, धरना कामयाब होने जा रहा है पीटीआई का? इंशाअल्लाह हमारा इरादा पुख्ता है। 25 को इस्लामाबाद आना है और हुकूमती रुकावटें बेमानी हो जाएंगी। इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से एक बहुत बड़ा रेला इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। कानून को हाथ में ना हमने लिया है ना लेने का इरादा है। तसादुम हमारी सियासत नहीं है। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, हमारी पिटीशन दाखिल है और हम चाहेंगे कि आला अदलिया इस पे है फैसला फरमाए, फैसला दे कि क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। वो सहाफी जो इंडिपेंडेंट राय देते हैं उन पर पर्चे किए जा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके घरों पर रेड किया जा रहा है। और कल रात से पूरे पंजाब में जो मुख्तलिफ पीटीआई के कायदीन हैं, कारकुनान हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
डराना धमकाना जो है वो आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूं और मेरी गुजारिश है पीटीआई के कारकुनान से कि आपने गिरफ्तारी से बचना है। आप इधर उधर हो जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं। गिरफ्तारी से बचकर इस्लामाबाद पहुंचना आपकी अव्वलीन कोशिश होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे पहुंचे और फर्ज कीजिए आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते, तो फिर अपने मोहल्ले को, अपने चौक को, अपने शहर को, जहां जहां आप जमा हो सकते हैं उसे आप श्रीनगर हाईवे में तब्दील कर दें और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कानून को हाथ में ना लें, कोई तोड़ फोड़ ना करें, कोई नुकसान पैदा ना करें, पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन शाह साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तो खदशा था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पकड़ धकड़ भी हो रही है। अगर जो लोग रवाना होते हैं धरने के लिए उनकी भी पकड़ धकड़ की जाती है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, तो आप समझते हैं ये एहतजाज पुरअमन रहेगा? देखिए, हमने इसको पुरअमन रखना है, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसमें एक अंसर दाखिल हो सकता है जो इसको खराब करने की कोशिश करे। जो एक लाहौर की एक मुझे खबर मिल रही है अफसोसनाक, वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसमें अंदरूनी कुव्वतें भी हो सकती हैं और उसमें बैरूनी अनासिर भी हो सकते हैं और अफरा तफरी से वो पूरे मुल्क का निजाम जो है वो दरम बरम करना चाहते हैं। मईशत का नुकसान आपके सामने है। मिफ्ता इस्माइल साहब बेबस दिखाई दे रहे हैं। IMF के साथ बातचीत चल रही है लेकिन नतीजा खेज नहीं निकल रही। पंजाब में इस वक्त हुकूमत नाम की चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और बलूचिस्तान में एक अदब एतमाद की तहरीक जन्म ले रही है और मुल्क में एक फस्तायत है, लीडरलेस है मुल्क। मुख्तलिफ ख्याल लोगों की एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है। जी शाह साहब, अभी आपने जिक्र किया कतरगाह में, माजरत आपने अभी जिक्र किया कि लाहौर से अफसोसनाक खबर आ रही है, जरा मैं कुछ मिस कर रही हूँ, अगर आप शेयर कर सकें प्लीज। देखिए, लाहौर में एक तो खबर ये है कि शुरफा के घर पर रेड किए जा रहे हैं, उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके घरों में दाखिल हो रहे हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं, लोगों को हरासा कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला है कि एक वाकया हुआ है जिसमें किसी पुलिस कांस्टेबल की एक वहाँ हलाकत हुई है। अब ये उसके हकायक क्या है वो अभी सामने आएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ अनासिर ऐसे हों जो इस सारी पुरअमन तहरीक को कोई और रंग देना चाहते हूं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, हमारी तहरीक पुरअमन है, जमहूरी है, आईनी जो हदूद है उसके अंदर रहकर हमने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। और हमारी मंजिल क्या है, हम मांग रहे क्या है? हम इंतखाबात मांग रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं, हम सब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और कह रहे हैं फैसला करने दो पाकिस्तान के लोगों को। अगर वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ से वो मुतमईन नहीं है तो आपको मुंतखब कर लेंगे, और अगर वो समझते हैं कि आपकी लूट मार से आप की 30 साल हुक्मरानी से वो तंग हैं तो फिर वो इमरान खान को मौका देंगे ताकि वो अपना एजेंडा और अपना मैनिफेस्टो है उसको मुकम्मल कर सके। जी बिल्कुल, आपका ये पॉइंट आ गया। शाह साहब, आप समझते हैं कि रियासत के मफाद को सियासी मफादात पर फोकियत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि नून लीग ये कह रही है खासतौर पर कि मुआशी बहरान की जिम्मेदार है वो PTI है, और अब हम ये देख रहे हैं कि नून लीग ने फैसला कर लिया कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, वो जितना उनका ये टेन्योर है वो पूरा करेंगे उसको। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक किया जाए, क्या वो इस अपनी मुद्दत में मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में कामयाब होंगे, मुद्दत पूरी करने में कामयाब होंगे? इनमें ताकत ही नहीं है, इनमें सलाहियत ही नहीं है, इनमें क़यादत ही नहीं है। ये मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं। प्लीज आप देखिए, इनका एक लीडर नहीं है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी वाले उसकी नहीं सुनते, वो आसिफ अली जरदारी की सुनते हैं, JUI वाले उनकी नहीं सुनते, वो मौलाना फजल रहमान की तरफ देखते हैं, NQM वाले उनकी तरफ नहीं देखते, वो खालिद मकबूल सदी की तरफ देखते हैं। ये फैसला करेंगे, ये मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे, इनमें सलाहियत कैपेसिटी नहीं है। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है जो नाकाम हो चुका है, ये एक अरेंजमेंट है जिसको कौम मुस्तरद कर चुकी है और लोग कह रहे हैं कि इनके पास हल नहीं है। फैसले की कुव्वत अवाम की है, ताकत का सचश्मा अवाम है, अवाम को फैसला करने दीजिए। ये मुसल्लत लोग, कौम कबूल इनको नहीं कर रही, नहीं करेगी, रेजिस्ट करेगी, लेकिन हमने अपनी रेजिस्टेंस पुरअमन रखनी है। ये गिरफ्तार कर रहे हैं PTI के कारकुनों को कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रही, ये पाकिस्तानियों की तहरीक बन गई है, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खुददारी की तहरीक बन चुकी है, ये गैर मुल्की गुलामी से आज़ादी की तहरीक बन चुकी है और उसमें तहरीक इंसाफ का होना लाजिम नहीं है, पाकिस्तानी होना लाजिम है, चाहे वो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है। तभी मैं आपके चैनल से दरखास्त करूंगा कि हमारे काफिले जो इस्लामाबाद में निकलेंगे के लिए निकलेंगे वो तो निकले, लेकिन दुनिया के दारुल खिलाफों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी 25 मई को वो अपने अपने दारुल खिलाफों में, अपने अपने शहरों में शफाफ इंतखाबात के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए आवाज बुलंद करें। आपका कमेंट हमारे पास आ गया। शाहमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। शाहमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस हुकूमत में ताकत ही नहीं है कि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सके। अगर टर्नओवर कंप्लीट हो भी गया, लाहौर से जो उनको खबर आई, उन्होंने कहा कि अभी ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन साथ साथ ये बात उन्होंने कही कि जो कारकुनान हैं वो बचें गिरफ्तारियों से, किसी तरीके से भी 25 को वो पहुंचे। बहरहाल देखते हैं, 25 अब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ घंटे ही रह गए हैं 25 तारीख को शुरू होने में। सफे के बाद रहेगा हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत कुछ। प्लीज दूसरे विकास। सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर मस्त रहने का बेहद शुक्रिया शाहजेब और ये पूरी टीम, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, अब्दुल्ला भाई, सब लोग जो ना क्रिकेट के बड़े फैंस भी हैं, खेलते भी हैं माशाल्लाह से सब। तो इन लोगों के साथ रह रह के मैं भी बहुत कुछ सीख गई हूँ और क्रिकेट के बारे में जब कोई बात होती है तो मैं भी सिर्फ सुन रही हूँ कान लगा के, क्या बातें हो रही है, कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। तो सीखते सीखते अभी जो ये बात हो रही है जनाब, अगर क्रिकेट की अब हम बात करें, तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज की बात कर रही थी, सीरीज में शामिल तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। साथ में आपको बताएं कि ये मैचेस 8, 10 और 12, सही बता रहा हूं ना, 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और साथ में ऐलान करदा स्क्वाड में 3 ओपनर्स, 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स, 2 विकेट कीपर्स और 3 स्पिनर्स और 5 फास्ट बॉलर्स भी शामिल हैं। हाथ लाए, मैंने आपको रेड स्टार देना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त बात आपने की है। तो माशाल्लाह तो सीख गए ना मेरे साथ क्रिकेट रह के जो मैं तरह खेलती हूँ। खैर आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार सोहेब अलवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब। वालेकुम सलाम। आई होप ऑल इज वेल विद यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान हो गया है, साथ साथ विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब PSL की परफॉर्मेंस पर हारिस का टीम में आना, सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? Well, I think it was about time that Pakistan moved on from सरफराज अहमद, because सरफराज को बेसिकली इसलिए रखा था पिछले 2 साल से, जब से रिजवान वापस आए थे, कि because of COVID conditions, because of the bubble, any player could become unfit for the match at any time because of अगर उसको वायरस लग जाए, तो इस वजह से आपको बहुत तजुर्बेकार एक विकेट कीपर सेकंड में चाहिए होगा। That's why Sarfraz was there. Otherwise, I think once Rizwan had come in, तो फिर उसका जो अंडरस्टडी था वो कोई यंगस्टर ही होना चाहिए था। और अब क्योंकि बबल की कंडीशन नहीं है और अब जो है वो अगर रिजवान भी स्टैब्लिश हो गए हैं, तो आई थिंक अब इट्स वेरी क्लियर कि हारिस जिस तरीके से PSL में डेवलप हुए,
that he has been given the chance. So I think it's about time. वैसे तो आजम खान भी हैं, रोहिल नजीर भी हैं, they're all in the running. ऐसी बात नहीं है, लेकिन I think for the moment they have gone for Haris because of his power hitting. पावर रेटिंग। शोएब साहब, हमारे नायब कप्तान भी वापस आ गए हैं, उनकी मौजूदगी कितनी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए? शादाब खान की बात कर रहा हूँ, शादाब खान फिट होकर टीम में वापस आए हैं, कोई फायदा होगा टीम का इसको? पहली बात तो ये है, शादाब का आज फिट है, कल कुछ नहीं पता। आई मीन द लास्ट 1.5 years वो पूरे टूर पे गए हैं ये कह के कि मैं फिट हूँ, और पूरे टूर पे एक मैच नहीं खेला है। सो व्हेन इट कम्स टू शादाब, इट्स अ मिस्ट्री, और वो एक मैच के बाद भी बैठ सकते हैं, पीएसएल में भी हमने देखा था। और बाज़ दफा वो अनफिट होने के बावजूद खेल जाते हैं ये कह के कि मैं बैटिंग तो कर लूंगा और 4 ओवर निकालने T20s में, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ 50 ओवर मैच जहाँ आपने 10 ओवर कराने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है, तो वहां पे ये देखना होगा कि शादाब रियली फिट। वैसे तो इंग्लैंड में वो खेलते रहे, लेकिन he's got a tendency to break down even in training sessions. अभी 2 हफ्ते हैं before the first ODI starts. Anything can happen, but अगर वो अवेलेबल है तो it's a good choice because his bowling has improved. बीच में उनकी बॉलिंग बहुत डाउटफुल हो गई थी, उनकी जगह बिल्कुल डाउटफुल हो गई थी, लेकिन he has pulled back in the PSL. उन्होंने दिखाया जब तक वो फिट थे, and his batting is obviously of great value. So yes, it's good news for Pakistan that he's fit. But sir, there is another point to it as well, because some of the cricketers have been playing county cricket and playing continuously cricket. इनके लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है according to you? थकते नहीं है? देखिए, it works both ways. एक तो ये हो जाता है कि जब क्रिकेटर खेलता हुआ एक और मैच में आता है तो उसका एक मोमेंटम बना होता है, बिकॉज क्रिकेटर्स काफी दफा इसीलिए रेस्ट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि जो हम एक हैबिट में होते हैं खेलने के, वो हमें ज्यादा मोटिवेट और ज्यादा फिट रखता है मेंटली। फिजिकली तो टायरिंग होता है, बट मेंटली दे आर मोर अलर्ट। अगर आपका बहुत बड़ा गैप होता है और फिर आप आके एकदम से इंटरनेशनल खेलते हैं, वो एक्चुअली जरा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए देयर इज नो हार्म कि अगर ये खेलते हुए आ रहे हैं, as long as they have maintained the बल्कि अच्छा है, पॉलिश हो जाएंगे। हाँ, पॉलिश तो आपको पता है आजकल बहुत जरूरी है, हर जगह बूट पॉलिश भी हो रही है, पॉलिश भी हो रहा है, भी पॉलिश हो रही है। Well said, well said। अच्छा शोएब साहब, इंतहाई मसरूफ क्रिकेट सीजन हम देखता हुआ इस वक्त देख रहे हैं। आने वाले दिनों में अहम सीरीज भी आ रही हैं, टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीम को बेहतर कम्बिनेशन बनाने के लिए ये जो खासतौर पर वेस्ट इंडीज की सीरीज है पाकिस्तान की, इसमें मदद मिलेगी? कोई बेहतर कम्बिनेशन बना सकेंगे आने वाले टूर्नामेंट्स में हम लोग? देखिए, एवरी सीरीज इज एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये याद रखें कि ये जो 8 जून और 12 जून को ये मैच खत्म हो जाएंगे, 6 दिन के लिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान का अगस्त सितंबर तक कोई मैच है नहीं, तो कॉम्बिनेशन उस वक्त फायदा होता है जब आपके पास लगातार उसके बाद सीरीज आ रही होती है। उसके बाद आपको 1.5 महीने बाद कौन प्लेयर अवेलेबल है, कौन फॉर्म में है, कौन किस तरह है। सो बट स्टिल एवरी सीरीज, जैसे मैंने कहा, इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाई नॉट। आई थिंक इस फॉर पाकिस्तान अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ही ट्राई कर रहा है, बल्कि उनके पास ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं कि शान मसूद जो पीएसएल के बाद इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में इतने फॉर्म में थे, वो जगह नहीं बना सक रहे हैं बिकॉज ऑफ अब्दुल्ला शफीक एंड फखर जमान एंड इमामुल हक एट द टॉप। राइट। शोएब सर, अभी पिछले दिनों में हमने बड़ा अच्छा क्रिकेट देखा, बड़ा माशाल्लाह पीएसएल भी कामयाब, फिर उसके बाद और भी हमने बड़ी क्रिकेट की रौनकें देखी। अकॉर्डिंग टू यू, डू यू सी मोर क्रिकेट हैपनिंग? पहले तो हम ये कह सकते थे कि हाँ बहुत अच्छा क्रिकेट नजर आ रहा है, सीजन और आएगा और मजेदार हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अब पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, पूरी दुनिया में बड़ा मसले चल रहे हैं। व्हाट डू यू सी इन द क्रिकेट वर्ल्ड हैपनिंग? और मजीद क्रिकेट इस तरह देखने को मिलेगा हमें? हाँ, ये मिलेगा बिकॉज क्रिकेट की अपनी दुनिया है, अपनी इकोनॉमिक्स है, अपनी स्पॉन्सरशिप्स है, देयर फाइनेंस, दे डोंट डिपेंड ऑन द नेशंस इकोनॉमी अनलेस आपके पास लोकल स्पॉन्सर्स हो। तो जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो तो ग्लोबल स्पॉन्सर्स ने उठाए हुए हैं, और उनके पास इतना पैसा है कि अगर एक इकोनॉमिक डाउनटर्न भी आता है, सो दे आर नॉट अफेक्टेड। दीज आर वेरी लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स। ग्लोबल स्केल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकल स्केल के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, श्रीलंका हो गया, अगर उनका लोकल स्पॉन्सर है और वहाँ की इकोनॉमी का ये हाल है कि उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं बिक रही हैं, विच मींस रेवेन्यू नहीं आ रहा है, विच मींस एडवर्टाइजिंग अफेक्ट होगी, वहाँ पे लोकल लेवल पे कुछ हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के पास भी स्पॉन्सर्स हैं,
और जो ग्लोबल भी हैं, दे इन इलास्टिक सप्लाई है उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, वो इकोनॉमी से इतनी अफेक्ट नहीं होती है। आपको चाय तो फिर भी पीना है, आपने गाड़ी चलाना है, पेट्रोल तो बिकना है। सो दो स्पॉन्सर्स हु आर इन द फील्ड, यहाँ पे लग्जरी गुड्स नहीं है, दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर स्पॉन्सरशिप्स। स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात कर लेना, श्रीलंका तो खैर सर एक तरफ, पाकिस्तान के संग मौशी हालात कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर भी हालात हम आगे कुछ मुश्किल देख रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। तो आप समझते हैं कि सीरीज तमाम और आने वाली क्रिकेट जो है वो कामयाबी से हो सकेगी, ठीक हो सकेगी? होपफुली आई थिंक जो इन्होंने बैकअप प्लान मुल्तान में रखा है, जो बैकअप प्लान मुल्तान में रखा है, मुल्तान आइसोलेटेड जगह है। आई थिंक बस अल्लाह खैर करे कि दोनों जो फरीक हैं वो जरा सा आपस में अगर समझौता कर लें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो अगर फैसला कर ले, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि अगर डिस्ट्रप्शन भी है कि 6 दिन में 3 मैचेस मुल्तान में निकल जाएंगे अगर रावलपिंडी जो है वो इन तमाम सिचुएशंस में अगर एक क्रिकेट अच्छा देखने को मिलता है तो लोगों को डाइवर्जन मिल जाता है मेंटली। थैंक यू सो मच। सोहेल वली साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया है। यू हैव अ ब्लेस्ड वन साहब सर। बट उन्होंने अच्छी बात की शाज़ेब ये कि इट्स अ सिल्वर लाइनिंग, इट्स अ चैलेंज, और अच्छी बात एक अपॉर्चुनिटी भी है, और इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। और सफे के बाद कुछ और बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लीज डू स्टे विद अस। सब सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माया के साथ एक बार फिर रहने का शुक्रिया। शाज़ेब, मैंने सीट बेल्ट बांध ली है, अब जरा बताएं अब पहली हमारी फ्लाइट कहाँ जा रही है? बिल्कुल, पहली फ्लाइट ही हमारी फ्लाइट के अंदर की ही खबर है, तो आपको वही खबर बताते हैं। फ्लोरिडा जाने वाली परवाज में एक खातून ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम स्काई यानी कि आसमान रखा गया, और उसकी एक वजह थी क्योंकि उसको दौरान परवाज जन्म दिया गया, इस वजह से उसका इनाम रखा गया। साथ में यही बताया जा रहा है कि क्योंकि तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर देनी थी, उसकी फराहमी के लिए फौरी तौर पर जहाज को उतार लिया गया करीबी एयरपोर्ट पर, ताकि मंजिल से पहले उतार लिया गया क्योंकि जाहिर बात है बच्ची को उस वक्त जरूरत थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसी वजह से बच्ची का नाम ही स्काई रख दिया गया है। क्या बात है, सो क्यूट। तस्वीर भी कितनी पाली सी लग रही ना, क्यूटी सी बिल्कुल एकदम से। तो जनाब स्काई के लिए बहुत सारी दुआएं और उनकी अम्मा के लिए बहुत सारी मुबारकबाद। और बच्चों से ही मुतालिक एक और खबर, मगर बच्चा हो तो ऐसा हो कि पूरे खानदान की दावत साथ कर दे। बहुत सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल, अगर उसको वो खुद नहीं खा सकता इतने सारे बर्गर्स तो फिर सबकी दावत कर ले वो, क्योंकि अमेरिका से ये खबर है और टेक्सास से ये खबर है, जहां केल्सी गोल्डन नामी खातून के बच्चे ने, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, वो मोबाइल यूज करता था, गेम्स खेलता था, कैमरा इस्तेमाल करता था, लेकिन उसने अचानक एप्लीकेशन खोली और 31 बर्गर्स ऑर्डर कर दिए बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज। आपको याद है शायद हमने पहले भी इस तरह की खबर की थी कि खातून जो है उन्होंने सिस्टम ऑन छोड़ दिया था और उन्होंने अपने उनके बेटे साहब ने उनके क्रेडिट कार्ड पे पता नहीं कितने लाखों की शॉपिंग कर ली। जब सामान सारा घर पे आया तो उन्होंने यही कहा कि ये तो सामान मैंने ऑर्डर नहीं किया। 31 बर्गर, हमें पता होता तो हम पहुंच जाते और बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देते 31 बर्गर्स की। बट वाकई में बहुत ही क्यूट, बेबी भी उनका बहुत क्यूट लग रहा है और वो 31 बर्गर्स भी जो है, क्या किया होगा उन्होंने इन बर्गर्स का? वो तो जो भी किया होगा, लेकिन माँ पर जो गुजरी होगी, जो उनके बैंक अकाउंट से अचानक 31 बर्गर के पैसे गायब हुए होंगे, तो उनके लिए सोचने का इस वक्त हमें जरूरत है कि उनकी इस हालत कैसी होगी। लेकिन बच्चे ने बहुत एंजॉय किया, ये तमाम बर्गर्स मंगवाए और खूब एंजॉय करके खाए। तो खैर ये तो 2 इंटरेस्टिंग खबरें थी जो आपसे शेयर की हैं, लेकिन आगे खबरें और ही बहुत सारी हैं जो आपको बतानी है। वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अभी हमने 2 साल 2.5 साल कोविड के बहुत सख्त तरीन गुजारे हैं, बहुत मुश्किल गुजारे हैं और बहुत सख्त पाबंदियों में गुजारे हैं। एहतियात भी की, कोशिश भी की, हुकूमत ने भी इस किस्म के इकदाम उठाए कि हम कोविड से निजात पा सकें, अपनी मैशत को संभालने की कोशिशें की, साथ में लोगों को बचाने की कोशिशें की इस कोविड से। लेकिन अब एक और बीमारी का जिक्र हो रहा है और वो जिक्र हो रहा है मंकी पॉक्स का। मंकी पॉक्स बीमारी
फैलती जा रही है। माफ करे, बहुत ही ज्यादा उसकी पिक्चर्स जो मैंने देखी हैं बहुत ही तकलीफदेह पिक्चर्स हैं, हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ के सूबा वजीर सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स के 111 केस इंग्लैंड और अमेरिका में रिपोर्ट हो चुके हैं। मुतासिर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की जो वो स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि आप ये देखिए कि इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में या अल्लाह न खास्ता अल्लाह करे ना आए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हर वक्त यूके और यूएस से ट्रैवल करते रहते हैं, पाकिस्तान आते रहते हैं, तो स्क्रीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको रोका कैसे जाए, बीमारी क्या है, साइंस क्या है, हमने अभी तक इस बीमारी के बारे में नहीं सुना था। तो इसकी क्या अलामात हैं, कैसे फैलती है, कंटेजियस है या नहीं है, खतरनाक है या नहीं है, इसका डेथ रेट क्या है, ये सब कुछ हमें जानना है। और क्योंकि पाकिस्तान में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है इस बीमारी के फैलने का, तो इसी पर बात करने के लिए माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात आ रहे हैं जेहन में। सबसे पहले तो मैं ये सुनना चाहूंगा कि कराची में किसी किस्म का कोई केस नहीं आया है सर? सवाल अभी तक कोई इसका केस नहीं आया कराची के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में भी इसका कोई भी तक केस नहीं मिला है। शुक्र। डॉक्टर साहब बीमारी है क्या ये? इस तरह भी शाज़े पर सवाल कर रहे थे कि बात तो इसके ऊपर हो रही है, खौफ भी आ रहा है सुनकर, तस्वीरें देखकर और जरा डर रहे हैं हम लोग। है क्या ये, किस तरह इसकी जो है वो स्टार्ट होता है और इसकी क्या साइंस क्या है इसके? जी, तो ये बीमारी जो है ये एक्चुअली पुरानी बीमारी है, ये कोविड की तरह बिल्कुल नई बीमारी नहीं है। और इसके अंदर अमूमन बुखार होता है जो कि 2 से 3 दिन के लिए होता है। उसके बाद फिर दाने निकलते हैं जो कि अमूमन मुंह से शुरू होकर फिर बाकी जिस्म पे निकलते हैं। ये दाने थोड़े से लाल से होते हैं, उसके बाद फिर में पानी आता है, फिर ऊपर से खुरन बनती है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। और पूरे मरहले में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक लग जाते हैं। अच्छा, साथ में डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जैसे आप दानों की बात कर रहे हैं, जो अलामात हैं उसमें बुखार भी शामिल है, दीगर रैशेस का भी कुछ जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये जो दाने हैं क्या ये सिर्फ बॉडी के सरफेस पर निकलते हैं या बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स पर भी निकल आते हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं? यूजली बॉडी के सरफेस पे ही निकलते हैं, अंदर इतने नहीं निकलते। यूजली स्किन के ऊपर ज्यादा होते हैं और फैलते भी स्किन के ही कॉन्टैक्ट से हैं ये फिर उन दानों। अच्छा, ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज कितना मुमकिन है? कितने दिनों में? आपने कहा 2 to 4 वीक्स में खत्म हो जाता है, तो क्या 2 to 4 वीक्स तक बुखार भी रहता है या सिर्फ दाने रहते हैं? और इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है और किस तरह इससे बचा जा सकता है? जी ये जो है इसका इलाज जो है इसके लिए कोई खास दवाई नहीं है। कुछ दवाइयाँ दरियाफ्त ज़रूर भी थी मगर ये अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, बहुत रेयर सी बीमारी है ये। एंड नॉर्मली खुद ब खुद ठीक हो जाता है जस्ट सपोर्टिव केयर के साथ। हम इस वाले वायरस के साथ जो आजकल फैला हुआ है, क्योंकि मंकी पॉक्स के भी 2 इकसाम है, इसके अंदर अमात की शरह कम है, तकरीबन 1% तक ही है, ज़्यादा नहीं है इसके साथ अमात की शरह। और तीसरी चीज़ प्रिवेंशन जो है, जो आपने पूछा था, वो यही है कि जो स्किन पे दाने हैं उससे फैल सकता है, तो यानी कि और दूसरा हवा से फैलता है, मगर हवा में भी कोविड की तरह दूर दूर तक नहीं, ये सिर्फ करीब हो ज़्यादा और थोड़ा लंबे अरसे के साथ हो, तो क्लोज कांटेक्ट और हवा से। जब से असल में कोविड आया ना, तो यानी कि आपको इट्स कंटेजियस, अगर आपसे कोई हाथ में ला ले या उनके कपड़े आप शेयर कर लें, कांटेक्ट होने से अगर हाँ इट्स कंटेजियस अगर हाथ में ला लें, अगर दाने हो साथ में, तो नॉट जस्ट रेगुलर स्किन के ऊपर। इसी तरह से अगर कोई किसी ने तौलिया सामान किया है या प्रॉब्लम ये कि जब से कोविड आया तो हम बहुत ज्यादा डर गए हैं। जब से कोविड आया हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बीमारी आए तो हम फौरन जो है जरा खौफजदा हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी भी इसीलिए थोड़ा खौफजदा हैं और लोगों के बड़े कंसर्न है। इवन लोग गुज़िश्ता रोज मुझसे पूछ रहे थे कि भाई चिकन पॉक्स के बारे में, ये मंकी पॉक्स के बारे में कोई खबरें आ रही हैं, क्या इससे हमें कोई एहतियात करनी है? तो सर हम क्या एहतियात कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, फिजिकल कॉन्टैक्ट, हाथ मिलाना, गले मिलना, जैसे कि कोविड में अवॉइड किया जा रहा था, इसमें भी अवॉइड किया जाए, या अभी जब तक पाकिस्तान में कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए तो हम सब रिलैक्स रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है? So actually हाँ, इसके लिए आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चक्कर ये है कि कोविड के बरक्स अगर आपको सिम्टम नहीं है, अगर दाने निकले हुए, तो आप दूसरों को फैला नहीं सकते ये बीमारी। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की बीमारी लग रही है तो फिर लोगों से ना मिलें। अमूमन ऐसे मतलब ये विजिबल बीमारी है, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं किसी को दाने निकले हैं कि नहीं निकले। तो नॉर्मली लोगों से मिलने में कोई मसला नहीं है फ्रॉम अ मंकी पॉक्स स्टैंड पॉइंट। कोविड और इन्फ्लुएंजा तो अपनी जगह है।
डॉक्टर साहब, इसकी ट्रांसफर होने के या जैसे कि कंटेजियस की भी बात की जा रही है, ये बेसिकली मंकी पॉक्स निकले कहाँ से हैं? क्या ये कोई इंसानी बीमारी है या कोई जानवरों से ट्रांसफर हुई है? ये थोड़ा सा हम इसकी जानना चाह रहे हैं डिटेल्स आपसे भी। ये है कि ये पहले तो 1970 में पता लगा था, और ये वाले जो है, ये पहला जो केस था मंकी से था, इस वजह से मंकी पॉक्स इसका नाम रखा गया है। अलबत्ता ज़्यादातर जो है ये दूसरे जानवरों से फैलता है, खासतौर पे जो छोटे चूहे नुमा जो जानवर होते हैं उनसे। ये अफ्रीका के अंदर काफ़ी पाया जाता है, वहाँ पे आउटब्रेक्स होते रहते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि अब ये अफ्रीका से एक्सपोर्ट होके दूसरे ममालिक में भी अब गया है। मगर है बुनियादी तौर पर जानवरों की बीमारी, जानवरों से इंसान, एंड इंसान थोड़ा सा कम फैलता है। दिस इज व्हाई ये हम थोड़ा अनयूजुअल है कि इतने ज्यादा इंपोर्ट्स पे तो पाबंदी है, हमें नहीं चाहिए ये मंकी पॉक्स। हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारे इंपोर्ट पे पाबंदी है, हम ऐसे ही पाबंदी लगाएं और हमारे मुल्क में ये मंकी पॉक्स ना आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ज्वाइन करके इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, कि हम जरा खौफजदा हो जाते हैं जब ऐसी कोई बीमारियां आती हैं। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सर। शाहजेब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड स्टे सेफ एंड स्टे नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड वायरसेस। हैव अ ब्लेस्ड वन, लेकिन हैव अ ब्लेस्ड वन साथ साथ ये भी कि ईद भी आप लोगों के खैर से गुजरे और आने वाले दिन भी खैर से आए। लेकिन एक सवाल, हाँ भाई कितने का खरीदा? हाँ भाई कितने का खरीदा? हाँ भाई कितने दांत का है? हाँ भाई तुम्हें तो बड़ा सस्ता मिल गया। मेरे दांत तो पूरे हैं, आप मुझे मेरी तरफ देख के ना पूछें ये सवाल। साथ में कह रहे कितने का लिया, कौन सी नस्ल का है? ये तमाम सवालात हमें सुनने को मिलते हैं जैसे ये बकरा ईद करीब आती है और हम ढूंढ रहे होते हैं, जानवर की तलाश में भी होते हैं कि कौन से हमें अच्छे सेहतमंद जानवर जो हैं वो मिल जाएं। ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो मंडी लवर्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं और आ रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि पहले ही कोशिश शुरू कर दें अपनी अच्छा जानवर, सेहतमंद जानवर ढूंढने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे टीम मेंबर काशिफ सज्जाद हमें बगैर पहुंच गए कहीं, लेकिन आगे उन्होंने क्या मालूमात हासिल की, आइए आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। शुरू हो चुका है, मंडी लवर्स को इंतजार है तो मंडी सजने का, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए ला रहे हैं एक से एक महंगा, एक से एक सस्ता और आला नस्ल का जानवर। तो इस बार मंडी लवर्स के लिए क्या खजाना है, हमारे साथ रहिए और आप भी देखिए इस खजाने को। मेरे साथ कैटल फार्म के मालिक मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं और इस दफ़ा उनकी कीमतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फ़हीम भाई? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन से जानवर हैं इस दफ़ा हमारे पास और क्या कीमतें हैं? जानवर हैं माशाल्लाह ये सारे आपके सामने मौजूद हैं, और कीमतों के लिहाज से ये है कि ये जानवरों को हमने बड़े तरीक़ेकार से पाला हुआ है। वैक्सीनेशन हुई हुई है इनकी, और अभी कितनी ख़तरनाक बीमारी थी, बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती इंतज़ाम इनके पूरे करें। वैक्सीनेशन की हुई है इनकी बिल्कुल बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, 60-70 जानवर आपके सामने मौजूद हैं और 101 आला नस्ल के खूबसूरत जानवर हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो कीमती प्राइस है ना, कम से कम जो हल्के से हल्का जानवर हमारे पास मौजूद है ना, इस टाइम पर कम से कम 5 लाख से कोई भी कम जानवर नहीं है, अमूमन छोटा जानवर जो है। बाकी आप ऊपर जा सकते हैं 8-10 लाख 15 लाख इस लेवल के जानवर है। बाकी हल्का जानवर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4-5 लाख से कोई भी कम जानवर नहीं है। ये 4-5 लाख वाली बात हो रही है, लाखों की, बेचारे हज़ारों लोगों के पास नहीं है। ये लाखों का जानवर इतना महंगा क्यों है? अभी आजकल के दौर है भाईजान, आजकल जानवर इतना महंगा है, इसकी खिलाई पिलाई इतनी महंगी है। आप देखें ना, इसका जो चारा है, चारा हम लोग जो खिलाते हैं, इसका चारा आप देखें, चारा कितना महंगा है। इस टाइम पर एक जानवर डेली के 1000 रुपये खाता है, डेली के हिसाब से एक जानवर मामूली से 1000 रुपये खाता है एक जानवर। अभी आप देखें 1-2 साल इनको हम पालते हैं, इनकी माशाल्लाह खुराकें हर चीज़ इनको खिलाते पिलाते हैं। सेहतमंद जानवर हैं, बिल्कुल खूबसूरत जानवर हैं, आपके सामने आप देखें। अब मुझे बताएं कौन कौन सी नस्ल के जानवर आपके पास हैं? और ये मेरे पास गुलाबी हैं, और गुलाबी में नुकरे गुलाबी हैं, और लाल गुलाबी हैं, ब्लैक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, देसी जानवर हैं, सारे जानवर मौजूद हैं माशाल्लाह।
अच्छा, हर साल ऑस्ट्रेलियन नस्ल की बड़ी बात होती है, मुझे ये बताएं कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए जाते हैं जानवर? नहीं, ऑस्ट्रेलियन जानवर यहीं हम लोग अपने जो ये हमारा फार्म है, यहीं हम लोग इनकी पैदाइश करवाते हैं और यहीं इनको पालते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मंगाने में तो वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम इनको रखते हैं, यहाँ पे इनको खिलाते पिलाते हैं, इनकी बहुत देखभाल होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल होती है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जानवर की ज़्यादा कीमत होती है। अच्छा, मंडी लवर जो है ना वो ब्राह्मण के बड़े दीवाने होते हैं और कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन के बड़े दीवाने होते हैं। आपकी नज़र में दोनों जानवरों में फ़र्क क्या है और दोनों में अहमियत क्या है, ज़्यादा अहम कौन है? बात कहने की ऐसी है भाईजान के जो ब्राह्मण नस्ल है और जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है ना, ऑस्ट्रेलियन नस्ल अपने वज़न के हिसाब से बिकती है, ठीक है ना, और जो ब्राह्मण नस्ल है वो खूबसूरती के हिसाब से बिकती है ना। तो ब्राह्मण नस्ल की कोई कीमत नहीं होती, लोग शौकीन होते हैं जानवरों के। जो ब्राह्मण है वो शौक के अंदर बिकता है और जो ऑस्ट्रेलियन है वो अपने वज़न के हिसाब से बिकता है। अच्छा, हमने देखा अक्सर इलाकों में छोटी सी बच्चियाँ भूरे रंग की, सफ़ेद रंग की खड़ी होती है, लेकिन जब हम उसकी कीमत पूछते हैं तो वो बताते हैं भाई 6 लाख 8 लाख रुपए। क्या वजह है उसकी? वो खूबसूरती के ही पैसे हैं? उसकी वजह यही है, वो खूबसूरती के पैसे होते हैं। और आप देखें ना, आपके गली मोहल्ले के अंदर छोटी सी बच्चे की प्राइस कितने 6 लाख 8 लाख, वो क्यों होते हैं? सिर्फ खूबसूरती के लिए, क्योंकि लोग खूबसूरती के दीवाने होते हैं बस। हालांकि ये जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है ये वज़न में भारी होती हैं, बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, मगर उसकी इतनी खूबसूरती नहीं होती, वो रेट में भी थोड़े कम होते हैं। और जो देसी जानवर होते हैं, ब्राह्मण नस्ल के जानवर होते हैं, वो खूबसूरती के लिहाज से बहुत आला नस्ल के होते हैं, वो खूबसूरती के हिसाब से उसके पैसे। अगर मंडी लवर हैं, कोई सेल्फीज़ लेना चाहता है इन प्यारे जानवरों के पास, जाहिर सी बात है सबके पास इतने पैसे तो नहीं है, तो क्या वो आ सकते हैं? उसके तो पैसे नहीं है। बिल्कुल, हमारे फार्म के दरवाजे खुले हैं, आप आएँ, वीडियो बनाएं, तस्वीर बनाएं, कोई मसला ही नहीं है। ये है अवामुन नास के लिए। चलें भाई, बहुत शुक्रिया। तो भाई महंगे ही नहीं, कुछ सस्ते जानवर भी हैं। मेरे साथ फार्म के केयर टेकर हैं तनवीर साहब, उनसे पूछते हैं कि भाई कितने सस्ते जानवर हैं उनके पास, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनो सब खैर है। बस। अच्छा, मुझे ये 3 जानवर ही लगे हैं और मैंने खुद अंदाज़ा लगाया कि शायद ये थोड़े सस्ते होंगे। क्या कीमतें हैं इनकी? सर सस्ते का तो अभी टाइम ही नहीं है, मैंने इसकी कीमतें रखी हुई 2-2 लाख रुपये फी जानवर। 3 कोई कमी बेशी हो सकती है? 2 लाख फिक्स है? हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी। लोगों में खौफ पाया जाता है कि लंपी स्किन की बीमारी फैली हुई थी, तो जानवर खरीदें या नहीं खरीदें। आप बताएं, आपके जानवरों की वैक्सीनेशन हुई हुई है? बिल्कुल हुई है सर, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब जानवर मेरे देख सकते हो कैमरे पे भी सब कुछ, तो मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है जानवर की, लंपी वगैरह की। तो हमने सब वैक्सीन की हुई है, सब हमने बाहर से मंगाई थी, सब हम ओके किया हुआ। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग इतनी जल्दी नहीं भी करते ख़रीदने की, और कुछ लोग पहले ही बुक करा देते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब मंडी सजेगी तो कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग इंतज़ार करते हैं अपना मंडी गिरने का, थोड़ा चांस होता है उनको। लेकिन ये जो जानवर आपको दिखा रहा हूँ, ये तो लास्ट के बिकने वाले हैं भाई। आखिर के जो 10 दिन होते हैं उसमें ये बिक्री के जानवर है मेरे। तब भी इसकी कीमतें गिरने का चांस नहीं है? नहीं है, तब भी नहीं है सर। अच्छा, वैसे और सस्ते जानवर आने के इम्कानात हैं आपकी तरफ? बिल्कुल है सर, मेरे पास तकरीबन 50 माल आया और आने का अगले हफ्ते। भाई अगले हफ्ते तक और आ जाएंगे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा वैरायटी आती रहेगी, कीमतों में भी वैरायटी आती रहेगी। और जिन लोगों के पास, जाहिर सी बात है महंगाई का दौर है, इतने पैसे नहीं होंगे, जिन लोगों के पास थोड़े कम पैसे में, थोड़ा इंतजार करें, मंडी सजने दें। मंडी सजेगी तो किसी न किसी ब्लॉक से आपको यकीनन कुर्बानी के लिए जानवर मिल जाएगा। आपने करना इंतज़ार है, क्योंकि हम आपको कराते रहेंगे आने वाले दिनों में मंडी की लगातार सैर, और बताएंगे कि कौन सी जानवर की कितनी कीमतें चल रही हैं और मंडी किस दिन गिरने वाली है। तो भाई मैंने इब्तिदा में मंडी लवर्स की बात की थी, मंडियां तो अभी सजी नहीं, तो फार्म का रुख कर रहे हैं मंडी लवर, और मेरे साथ कुछ कज़न्स मौजूद हैं जो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं एक फार्म में, और उनसे जानते कि भाई उन्हें कोई जानवर पसंद आया। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई पसंद आया? जी बहुत अच्छे लगे यहाँ जानवर, बहुत कैटल फार्म में अच्छे लगे, लेकिन महंगे बहुत हैं यहाँ जानवर। तो क्या लग रहा है, नहीं खरीद पाओगे? अब किस्मत की बात है, सब नसीब का सौदा होता है। देखिए अब अगर जो नसीब पे होगा मिल जाएगा। भाई मंडी लवर्स जैसे ही मंडी का सीज़न आता है वो घर से निकल पड़ते हैं, बस बार बार एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, हाँ भाई कितने का लिया? तो तुम भी आवाज़ लगाते हो ऐसी? जी जी बिल्कुल लगाते हैं हम तो।
हम सब दोस्त यार एक दूसरे की गाय लेने जाते हैं, अपनी भी सब। अच्छा लगता है जब सुजुकी पे जानवर लगा हुआ और एक भारी जानवर नजर आ रहा है और लोग पूछते हैं हाँ भाई कितने का लिया? वही तो अच्छा मूवमेंट होता है जब सुजुकी में जाओ चढ़कर फिर जानवर लेकर आओ, और सौदे का जब करीब होता है सौदा हो जाए फिर वो तो अलग ही अच्छा होता है भाई। वाह भाई वाह, सौदा हो जाए वो बिल्कुल ईद का समा होता है कि क्योंकि व्यापारी से बहस करना ये तो वही जानता है जो वाकई में मंडी जाता है। मेरे साथ और बच्चे भी हैं, इनके भाई हैं, कज़न है, इनसे पूछते हैं कैसे हो? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तुमने तो भाव ताव नहीं किया होगा, सेल्फी नहीं है? जी। कौन सा जानवर पसंद आया? बहुत अच्छे जानवर हैं यहाँ पर और बहुत सारे हैं, पसंद भी है थोड़े। डर तो नहीं लग रहा सारे जानवर तुमसे हाइट में बढ़े? नहीं थोड़े से लग रहे बस। क्या लगता है इस दफ़ा कीमतें ज़्यादा होंगी पिछले साल? कीमतें ज़्यादा हैं। कीमतें ज़्यादा हैं? तो लग रहा है कि कीमतें ज़्यादा हैं। अच्छा, वो लंपी स्किन की बीमारी फैली थी तो कोई डर तो नहीं है कि जानवर में कहीं वो बीमारी ना हो? देखभाल तो रहे कि अपना वैक्सीनेशन करने के बाद फिर अंदर जाने देंगे, वो सारी चीज़ें फिर देख के करेंगे आगे फैसला। अच्छा, कोई चांस है आने वाले दिनों में मंडी गिरने का? अभी तक तो लग नहीं रहा, देख के तो नहीं लग रहा है कि मंडी गिरेगी, इसी प्राइस पे निकलेंगे सब। भाई माल कम है, मंडी गिरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मंडी गिरेगी, आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा क्योंकि अभी तो मंडी सजनी है। जैसे मंडी सजेगी फिर हाई पाएगी और किसी ना किसी दिन तो मंडी गिरेगी और सब जानवर खरीदेंगे। में एक बार फिर रहने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आज के दिन का जिक्र किया था, 24 मई जो कि 2005 से ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर ब्रदर्स डे के हवाले से मनाया जाता है। और मैंने शुरू में शाहजेब को, पूरी टीम को, अपने भाइयों को, दुनिया में जहां जहां मेरे मुंह बोले भाई उन सबको मैंने हैप्पी ब्रदर्स डे विश किया। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि आज के दिन एक ऐसा ग्रुप जो कि भाइयों की तरह, बाप की तरह, दोस्त की तरह, साथी की तरह, हमदर्द की तरह, गमखार की तरह, एक सपोर्ट की तरह, एक पिलर की तरह एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाता है। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे ग्रुप की जिसका नाम है सोल ब्रदर्स, और वो भी आज के दिन जो ग्लोबली ब्रदर्स डे मनाया जा रहा है वो आज के दिन में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा हकदार हैं जिनको आज का दिन हम ये विश करना चाहते हैं कि आपको ब्रदर्स डे हम शाहजेब और मेरे दोनों की तरफ से बेहद मुबारक हो। जो काम आप कर रहे हैं, जो मैंने शाहजेब ने और शाहरुख भाई ने सब ने मुझे बताया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है शाहजेब। वाकई भाइयों का रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन कैसे? हम आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे और सबसे पहले उस स्टोरी के बारे में जानते हैं, फिर सोल ब्रदर्स में से कुछ जो उनके लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनके एडमिन भी ज्वाइन करेंगे, साथ में उनके मॉडरेटर भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम जिस कैरेक्टर से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं, ये ऑनलाइन फूड सर्विस में जो है वो इस वक्त जो है काम कर रहे हैं और मोहम्मद फाद इनका नाम है। नौजवान है ऐसे जो कि मिसाल बने बहुत सारे लोगों के लिए। बताया जा रहा है जो इनकी स्टोरी है कि जब ये छोटे थे, तकरीबन 2-2.5 साल के, तो एक्सीडेंट में इनका एक बाजू जाया हो गया था और उसके बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, जारी बात है। लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी, तकरीबन इन्होंने पढ़ाई भी की और साथ साथ ये कोशिश भी करते थे रोजगार कमाने की। अब इनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर फूड डिलीवरी करनी है तो बाइक चलानी है, लेकिन बाइक कैसे चलानी है, उसके लिए आपको दोनों बाजू चाहिए। लेकिन सोल ब्रदर्स का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सोल ब्रदर्स ने मिलके इनके लिए एक ऑटोमेटिक बाइक का अरेंजमेंट किया जो ये एक बाजू से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपकी मोहम्मद फाद से मुलाकात कराते हैं और उनकी स्टोरी जानते हैं और आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराता चेहरा माशाल्लाह। फहद, मैंने इतनी बातें सुनी हैं सोल ब्रदर्स ने जो आपके साथ किया, आपके लिए किया और जो लोगों के लिए वो कर रहे हैं, यकीन माने अगर इस तरह एक दूसरे की ताकत बने लोग ना तो वाकई में हमें कोई नहीं हरा सकता। बेशक मैम, कोई नहीं हमें हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। फाज, इसके हलाल कमाना, मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं होगा आपके लिए, कैसे ये सब कुछ हुआ, प्लीज बताएं ना। ये मैम, मैं छोटा था, तकरीबन 2.5 साल का था और मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसके दौरान मेरी मौके पर जो है हाथ कट गया था बाजू। जी बिल्कुल उसी वक्त मौके के ऊपर, और कोशिश बहुत की थी, मतलब अम्मी अब्बू ने और मिलके भाइयों ने भी ताउन किया। उन्होंने बोला कि चले बच्चा है, इसका हाथ लग जाए तो अच्छा है, जिंदगी भर का जो है सहारा बन जाएगा। सही बात है। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था,
तो उसके बाद ये है कि मैंने फिर जो है पढ़ाई शुरू की, अम्मी अब्बू ने मुझे पढ़ाया और बहुत ही जो है उन्होंने मुझसे लाड प्यार से पाला, भाइयों ने भी। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद ये देखा कि भाई ज़िंदगी में जो है ना कामयाबी जो है वो पढ़ाई से ही है। अगर मैं पढ़ जाऊँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, अगर नहीं पढ़ूँगा तो उससे कामयाब नहीं होऊंगा। तो मैंने स्पेशल एजुकेशन से जो है यानी कि 9th तक मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद पढ़ाई के बाद देखा कि अब मैं रोज़गार क्या करूँ, मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं कोई काम करता तो भाई भी कल को ताने देंगे और जो है रिश्तेदार भी देंगे, भाई ये कोई काम नहीं कर सकता बिला वजह। और माँ बाप जब तक रहें वो तो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, वो तो उनको, मैं उनकी औलाद हूँ, वो तो अपने जान से भी ज्यादा मुझ पर बांटेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी खुद की कोशिश करता हूँ कि माँ बाप पर भी सहारा न बोझ ना बनूं, उनका सहारा बनूं, बोझ ना बनूं। कल को वो भी बूढ़े हो जाएंगे तो वो कब तक आखिर मुझे खिलाएंगे। तो मैंने फिर जो है ये फूड पांडा के अंदर जो है ज्वाइन किया है। तकरीबन 3 साल हो गए मैं फूड पांडा यूज। कैसे मैनेज किया फहद बाइक और फूड पांडा? ये बाइक का इस तरह है कि मैं शुरू में जो है नॉर्मल बाइक थी और वो जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे जो है बाइक सिखाई थी। तकरीबन 6 से 8 महीने लग गए थे मुझे सीखते हुए। उसके दौरान काफ़ी चोटें भी लगी, गिरा भी सही और जो है मतलब काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। एक बाजू से जी एक बाइक हैंडल करना भी आसान था। जी सर जी, बहुत मुश्किल होता था और ट्रैफिक में जो है ना डर लगता था, मुझसे चलाई भी नहीं जाती थी। तो लेकिन ये है कि वालिद साहब ने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया। उन्होंने बोला कि बेटा आप तसल्ली रखें, हौसला रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। खुदा ना खास्ता कल को मैं मर जाऊं तो आप इससे जो है मतलब अपना काम कर सकते हैं, रोजगार कमा सकते हैं। तो वही बात सच है, साबित हुई कि आज जो है मैं मतलब वही बाइक चला के अपना रोजगार कमाता हूँ, अपने बच्चों का पेट। अच्छा, उसके बाद हमने ये सुना कि एक सोल ब्रदर्स ग्रुप है जिन्होंने मिलजुल कर आपके लिए कुछ पैसों का इकट्ठा किया और पैसे इकट्ठे करने के बाद आपके लिए एक ऑटोमेटिक बाइक खरीदी है। जी सर। तो वो एक हाथ से ऑपरेट हो जाती है? जी सर। वो सर इस तरह है कि मैं एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया था। ठीक है। अब कस्टमर जो है वो फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे आए तो ये नॉर्मल बाइक पे गए थे? जी मैं नॉर्मल बाइक पे गया था। मैं नॉर्मल बाइक पे गया तो वो जो नीचे आ रहे थे ना तो मुझे नहीं मालूम था कि वो भी डिसेबल हैं। वो जब नीचे आए ना तो मैंने उन्हें बोला सर आपने क्यों तकलीफ की, आप मुझे बताते तो मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैंने आपको वहां से कैमरे से देखा है और देखते ही जो है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माशाल्लाह से यार आप एक हाथ से बाइक चला रहे हैं और आप मुझे ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आए। मैं इसीलिए आपका इस्तकबाल करने के लिए नीचे आया हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बड़ी बात है। और जो है इसीलिए हमने देखा कि सोल ब्रदर्स जो हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जैसे कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ से सोचा कि इनकी कोई मदद भी इस तरह की कोई बाइक खरीदी जाए। खैर हमें ज्वाइन किया मॉडरेटर अरीब यूसुफ ने और वन ऑफ द एडमिन है इनके दानिश, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें शो पे बुलाने का। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? आई एम श्योर। बिल्कुल, हम फहद की स्टोरी सुन रहे हैं और हम जाहिर बात है स्टोरी ऐसी है कि हम इमोशनल हो जाते हैं थोड़ी सी इस किस्म की स्टोरी सुनकर। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इनकी मदद की या मैं कहूँगा इनका सहारा बने भाइयों की तरह, क्योंकि हम सोल ब्रदर्स का जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे ये आपने सोचा कि हम इनकी मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि इनको ऑटोमेटिक एक बाइक ली जाए जो कि इनके लिए आसानी बन जाए ताकि ये अपना फूड डिलीवरी का काम आसानी से कर सकें। तो इसमें कितने सोल ब्रदर्स शामिल थे? सो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ हमारे ग्रुप पे केसेस किस तरह केसेस हम इनको कहते हैं। सबसे पहले ये होता है कि कोई हमारे साथ जब इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो हम डायरेक्ट मेंबर्स को अलाउ डायरेक्टली नहीं करते हैं। हम पहले वेरिफिकेशन सिस्टम, सो अरीब, उमर एंड अमीर हमारे कुछ लीड वॉलंटियर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में हैं, वो फिर ऑन ग्राउंड जाके वेरीफाई करते हैं किसी भी केस को और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद हम खुद पोस्ट लगा के उसकी फिर क्राउड सोर्सिंग कर लेते हैं। वी डोंट टेक द मनी इन आवर हैंड्स। हम लोग क्या करते हैं उसकी एक टारगेट सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 60,000, 80,000, 100,000 जो भी अमाउंट होती है, और फिर उसके बाद हम उसकी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं किसी को। ये हमारी कोशिश होती है कि कैश से ज़्यादा काइंड में एंड वी मतलब लोगों को वी टीच पीपल हाउ टू फिश, राइट। सो ये हमारा मेन एम था इसका। अरीब इज़ आवर लीड वॉलंटियर, इसके साथ उमर भाई हैं, अमीर भाई हैं, ऑन ग्राउंड इस तरह के बहुत से और वॉलंटियर्स हैं जो हसन अंसारी वगैरह जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली जब इनसे मिले
वेरीफाई किया और फिर वी डिड दिस। इस तरह के तकरीबन महीने के हम लोग 30 to 40 केसेस अप्रूव्ड लेवल पे हम लोग करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग वी डू, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर किसी तरीके से आ गया, बट यूजुअली हम लोग अलाउ नहीं करते कि हमारे ग्रुप की कोई चीज़ बाहर जाए। बट थैंक सो नाइस के अल्लाह का शुक्र के इसकी एक पॉजिटिविटी और फहद ने भी माना कि वो चाहते हैं कि अपनी स्टोरी बताएं। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है उनकी और बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। मैं यही देख रही हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों की बारे में मैंने सुना, ग्रुप का नाम तो सुना था मैंने ऑफ कोर्स, और इस तरह से एक सोल सिस्टर्स ग्रुप भी है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की आप लोग मदद कर रहे हैं, कोई रास्ते में अगर कोई, शाजिम मुझे बता रहे थे कि कोई रास्ते में अगर किसी को गाड़ी बंद हो जाती है तो वहां पर जिस इलाके में सोल ब्रदर्स में होता है वो पहुंच जाता है, किसी का कोई फ्यूल खत्म हो जाता है तो वहां पे जो इस इलाके में सोल ब्रदर्स से होता है वो पहुंच जाता है। मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब शुक्राना है, ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल कि इस तरह के सोल्स हैं अभी हमारे आसपास जो एक दूसरे के लिए बेलॉस किसी गर्ज के बगैर जो है वो खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। प्लीज डू गाइड अस के अगर कोई अभी आपको देख रहा है वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? बहुत अच्छा सवाल। और सबसे पहले एक चीज़ खाली अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो हेल्थ का नेटवर्क है वो खाली मर्दों तक नहीं है, एंड वी आर नॉट सम एंटी वुमेन ग्रुप। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रुप के ऊपर वुमेन ऑर्फनेज के सपोर्ट केसेस भी आते हैं। हमारे ग्रुप के ऊपर बहुत सी बहनें हमारे इनबॉक्स में हमें रीच आउट करती हैं थ्रू आवर पेज। उनको भी हम कोशिश करते हैं किसी भी, और हेल्प की नेचर खाली कैश नहीं होती, हेल्प की नेचर खाली केसेस नहीं होते। सो अगर कोई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, इट्स वेरी सिंपल। आप जब सर्च करेंगे तो सोल ब्रदर्स पाकिस्तान का फेसबुक पेज आपको मिलेगा, उस पर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। और ग्रुप जो है वो इट्स ओनली फॉर मेन, बट यू कैन फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज, सोल ब्रदर्स पाक ऑफिशियल हमारा पेज आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, वहीं से आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ क्लोज ग्रुप। वी आल्सो हैव अ वेबसाइट। थोड़ा सा अरीब से ये जान लें कि अरीब ये जो फहद की बेसिकली स्टोरी थी, हमारी ऐप भी अब एक टेस्टिंग फेज में है, बट इसमें किस तरीके से आप लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए इनके लिए, ऑटोमेटिक बाइक के लिए? वाओ, ओके। तो बेसिकली ये था कि फ़हद वाले जो केस के अंदर फ़हद जो थे, इनकी एक वीडियो हमारे पास क्लिप आई थी जिसको देखते हुए, अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई चीज़ आ जाती है, उसका इतना ज़्यादा उसकी हाइप हुई हुई होती है कि उसको गैदर करना, उन चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो फ़हद की जब वीडियो हमारे पास आई तो मैं क्रेडिट इसके अंदर अपने वॉलंटियर्स को दूंगा, सोली जो अपने घर के कामों को छोड़ के उसके बाद या अपनी जॉब्स के बाद हमारे साथ मिलके इन केसेस को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले उमर भाई और अमीर भाई इस केस में सबसे आगे थे, जिन्होंने जाके फ़हद से रब्ता भी किया, इनको अपने पास बुलाया और इनकी तमाम चीज़ें वेरीफाई करके हमें रिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इनकी मदद की है ऐसे ही हम लोग आगे भी करेंगे। और फिर इनको वेरीफाई करने के बाद अगले ही दिन अपने सारे काम उन्होंने छोड़े, अपने अगले दिन जाके इनको बाइक दिलाई और फिर उसके बाद कल इनको तमाम चीज़ें हैंड ओवर भी कर दी। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा फ़हद, बहुत सारी बातें अभी इन्होंने बताई हमें, लेकिन अब फ़हद एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है सोल ब्रदर्स की। मैं कहूँगी कि आप उनके सफ़ीर बन गए हैं ताकि नज़र आए लोगों को किस तरीके से ये ग्रुप माशाल्लाह अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, दुआएं लेने के लिए। लेकिन फ़हद का सफ़र आसान नहीं था, फ़हद का सफ़र बचपन से भी आसान नहीं था। फ़हद का इस तरह जाने जाना भी मैं समझती हूँ, जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि हर चीज़ मदद पैसों से नहीं होती, जिस तरह नफ्सियाती तौर पर इंसान जिन दुखों से, जिस तकलीफ से, जिस चैलेंज से गुजरता है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले फ़हद के अपने दर्द क्या हैं, अपने चैलेंजेस क्या हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि मैं मतलब 3 साल में फूड पांडा के अंदर काम कर रहा हूँ ना। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी फूड पांडा की तरफ से, तो उस पर मैम क्या हुआ कि लोगों ने मेरी पोस्टें लगाना शुरू कर दी और मेरे नाम पर ही सदका खैरात चंदा इकट्ठा करने लग गए, पैसा लेना शुरू कर दिया, जबकि मुझे इस चीज़ का कोई मालूम नहीं है। उसके अलावा मुझे तकरीबन 2 दिन के बाद एक कॉल आया, एक भाई ने मुझे बोला कि सर आप जो हैं डिसेबल हैं, तो सर मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ।
मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे एक ऑटोमेटिकली बाइक चाहिए और जो है सिर्फ उसी की मुझे ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की नहीं है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद की मेहनत करके कमा सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। 2 दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने अपना घर का रेंट पे मेरा घर है, मैंने उसका बिजली का बिल दिया और जो है अपना NIC दिया। तो 2 दिन बाद पता चला कि मुझे एक कॉल आया, उसने बोला कि यार आपको बाइक मिल गई है। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि आपके नाम पे इशू हो चुकी है और आपके नाम पे बाइक मिल चुकी है, आपको क्यों नहीं मिली? मैंने कहा सर आप अभी आ सकते हैं, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास तो ये नॉर्मल दोस्त की बाइक है जिसके ऊपर जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ, सर मुझे तो बाइक नहीं मिली। जब को मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर आपने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, आपने बोला था कि आपको मैं बाइक दे रहा हूँ, मेरी बाइक कहाँ गई सर? बोला यार वो मुझसे फ्रॉड हो गया है और जो है ना उन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए हैं और मुझे बाइक भी नहीं दी है और जो है मैंने उनसे कोई बात नहीं की। यकीनन मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद जब मैंने पोस्ट पढ़ी, पोस्ट पे देखा कि मेरे नाम पे तो चंदा लिया जा रहा है, ज़कात सदका खैरात लिया जा रहा है, जबकि मैंने तो आज दिन तक, यकीन करें मैडम, मैं ऑर्डर देने जाता हूँ, खुदा की कसम लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं बेटा आपको किसी चीज की जरूरत हो आप हमें बोलें। ब्रदर्स ने मिलकर जिस तरीके से ऑनेस्टली ये सारा काम किया है, वी रियली अप्रिशिएट देम। थैंक्स फहद, आप हमारे पास यहाँ पर पहुंचे। आप यहाँ पर शो का प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। माया मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।